कई बार जिंदगी के कुछ फैसले लेने में हम सबसे गलती हो जाती है। फैसला लेते वक्त हम नहीं जानते हैं कि वो फैसला सही है या गलत। ये सिर्फ वक्त ही बताता है हमें, सिर्फ वक्त। अब ये कैसे जिद हुई? ससुराल वापस नहीं जाऊंगी? बेटा, पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। और देख, सुधीर खुद लेने आया है तुझे, आधे घंटे से बैठा है बाहर। वो मुझे लेने नहीं, गहने लेने आए हैं। अमृता, अमृता बेटा, तूने कैसा डर अपने दिल में बैठा रखा है? पिछले 8 महीनों में जो कुछ मुझ पर बीता है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। बाबा, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं उस घर में महफूज नहीं हूँ। इस बार तो उनकी माँ ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं गहने लेकर नहीं आई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धीरे बोलो, वो सुन लेगा। अब तुम ही इसे समझाओ, मेरी बात सुनती नहीं है ये। वो तैयार हो रही है जरा। वैसे आज रात यहाँ रुक जाते, कल सुबह चले जाना दोनों। नहीं बाबा, माँ और पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। कहकर आया था कि शाम तक लौट आऊंगा। और घर में सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। वो छोटी बहन की शादी है तो घर में सब लोग परेशान हैं, और उसी परेशानी में माँ पिताजी इसको कुछ बोल देते हैं तो पता नहीं ये क्या समझ लेती है। अरे ठीक है ना, हमारी बेटी बहुत समझदार है। हाँ, हो गई तैयार? मुझे पता था तू मेरा सर झुकने नहीं देगी। अब जा और अच्छे से रह, कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलते हैं बाबू। मेरी बेटी, सुनो, महेश कल रामगढ़ जा रहा है ना, उससे कहना अमृता से मिलता है। रोज एक चक्कर लगाते रहेंगे तो उसके दिल का डर दूर हो जाएगा। बेफिजूली डरती है। अमृता की शादी को बस 7-8 महीने ही हुए थे और उसका कहना था कि उसके सास ससुर उसे दहेज के लिए मारते पीटते हैं। वो अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी और उसके माता पिता ने उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया, इस उम्मीद पर कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अरे तू क्यों घबराती है? माँ है, बाबूजी हैं, और फिर मैं हूं ना। और हम में से कोई ना कोई तो आता ही रहता है। महेश, मैं बस यहाँ नहीं रहना चाहती। गलत बात। तुझे लेकर बाबा बहुत परेशान है, और फिर थोड़ी बहुत कोशिश तो तुझे भी करनी होगी। पति की बात मान और सास ससुर की बात मान। मैं सबकी बात मानती हूँ, लेकिन अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं जाने से पहले जिया जी से बात करता हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। महेश! अरे कुछ नहीं होगा, मैं जाने से पहले जिया जी से बात कर रहा हूँ ना। है, चल ध्यान रखना अपना। क्या बात है भाई, जासूसी शुरू कर दी तुम लोगों ने? नहीं बाबूजी, असल बात क्या है कि मैं कोई काम के सिलसिले से यहाँ आया था, तो सोचा दीदी से भी मिलता चलूं। अच्छा चलता हूँ बाबूजी। ठीक है। अम्मा कहाँ है बाबूजी? वो अंदर है। जिया जी, आपसे 2 मिनट बात करनी थी।
बोलो। जिया जी बुरा मत मानिएगा, पता नहीं क्यों दीदी बहुत डरी हुई सी लगती हैं। मेरा मतलब मैंने समझाया उसे। वैसे हुआ क्या है? होना क्या है? घर में मेरी छोटी बहन की शादी है, उसी को लेकर सब लोग परेशान हैं। और तुम्हारी बहन है कि उसे अपनी लगी हुई है। मुझे लगता है हमारे वंश के खत्म होने का वक्त आ गया है। जिया जी, महेश जाओ, तुम्हारी बस का टाइम हो गया है। हरामजादी साली, कभी बाप से शिकायत, कभी भाई से शिकायत। इसे तुम में प्रधान साहब, प्रधान साहब, प्रधान साहब, प्रधान साहब। जी आप कौन? जी मैं रामगढ़ से आया हूँ। दरअसल मुझे आपके समधी ब्रिजमोहन जी ने भेजा है। वो आपकी लड़की, क्या हुआ उसे? जी उसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? जी अभी वो फतेहगढ़ अस्पताल में है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप सब लोग जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं। पर अभी तो रात हो चली है, कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। अब तो ठीक है, आप सुबह चले जाइएगा, पर सुबह सवेरे। नहीं, हम अभी जाएंगे। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। इस खबर ने अमृता के माता पिता को झंझोड़ कर रख दिया। उनकी बेटी ने अचानक आत्महत्या क्यों कर ली? देखिए जरा, अमृता नाम की कोई पेशेंट है? अमृता? नहीं, इस नाम की कोई पेशेंट आज यहाँ एडमिट नहीं हुई है। एडमिट नहीं है? जरा फिर से देखिए ना। अरे कहा ना, ये रही आज की एंट्रीज। आज यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुई है। तो फिर बाबा, आज रात हम यहीं धर्मशाला में ठहर जाते हैं। कल सुबह मैं रामगढ़ जाऊंगा। सिर्फ तुम नहीं महेश, हम भी चलेंगे साथ। हम सब देखें आखिर हुआ क्या है। और यही सोचते हुए कि आखिर हुआ क्या है, इस परिवार ने किसी तरह वो रात गुजारी और अगले दिन रामगढ़ पहुंचे, अमृता के ससुराल। उसने हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचते दम तोड़ दिया। अब बताइए उसमें हम क्या करते? उसकी लाश कहाँ है? आप लोगों का कब तक इंतजार करते हम? हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार कर दिया हमारा इंतजार किए बगैर? और कल फिर मैं तो उससे मिलके गया था, बिल्कुल ठीक थी वो। फिर अचानक क्या हो गया उसे? अरे हमें क्या मालूम अचानक क्या हो गया उसे। उसका दिमाग खराब था, हमेशा डरी डरी सी रहती थी। हम लोग तो उसे इतना प्यार से रखते थे। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप लोग। सब के सब झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरी बहन को मारा है, आप कातिल हैं, कातिल। मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ाऊंगा, जरूर पुलिस बुला के लाऊंगा। आप सबको मैं जेल के अंदर करवाऊंगा। आप लोग कातिल हैं, कातिल।
महेश को यकीन था कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की। सुधीर के परिवार में सब लोग डरे हुए थे। महेश ने पुलिस में खबर की और पुलिस ने तहकीकात शुरू की। देखिए दरोगा साहब, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उसने आत्महत्या की है, तो बताइए उसमें हम क्या कर सकते हैं। ए रुको, जी साहब। तुम यही काम करते हो क्या? जी साहब। जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? जी साहब। आप उनसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे बात कीजिए ना। देखिए दरोगा साहब, आपने तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है। देखिए, ना तो आपके पास कोई सबूत है ना कोई गवाह, और गवाह कहाँ से होगा आपके पास? उसने तो अपने आप को कमरे में बंद करके भी जान लिए। किसने देखा बताइए, कहाँ से आएगा गवाह? और हमने भी जब दरवाजा तोड़ा तब जाकर उसकी लाश मिली। पुलिस के पास वाकई कोई सबूत या गवाह नहीं था जो यह साबित कर सके कि बृजमोहन झूठ कह रहा है। और इस जुर्म का गवाह था एक ऐसा गवाह जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और जो इस राज को बहुत मुश्किल से अपने दिल में छुपाए हुए था। सुनो, यहाँ आओ। सुनो, सुनो, यहाँ आओ। तुम यही रहते हो? जी साहब। मुरैना गांव के लिए यही रास्ता जाता है क्या? जी हाँ, यही जाता, सीधा रास्ता बिल्कुल। ठीक है, चलो। साहब, 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 साहब। क्या हुआ? साहब, वो औरत के खून का कुछ पता चला आपको साहब? कौन सी औरत का खून? वो ब्रजमोहन के बहू के खून का साहब। अमृता? जी। अमृता का खून हुआ था क्या? जी साहब, खून हुआ था उसका। चलो गाड़ी में बैठो। जी। और उस गवाह ने किसी तरह अपनी हिम्मत बटोरकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। यह खून उसकी आंखों के सामने हुआ था उस दिन 22 नवंबर को, दिन दहाड़े। बहुत पहले कर देना चाहिए था ये। हरामजादी चुगलियां करने लगी थी। अरे 2 पैसे क्या मांग लिए, नानी मर गई हरामजादों की। पर बाबूजी। तू फिक्र मत कर बेटे, रातों रात सारा इंतजाम कर दूंगा। ईश्वर जी, तू इनके घर जाएगा और वैसा ही करेगा जैसे मैंने तुझसे कहा है। ठीक है। और गब्बू, तुझे पता नहीं क्या करना है? जी बाबूजी। तो ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, चलो। हे गब्बू, क्या हुआ रे? छोटे मालिक ने गोली मार दी। जिसके माँ बाप ऐसे हों वो और क्या कर सकता है? चल चल अपना काम कर। और तुम अपना काम करो, काहे को दूसरों के लफड़े में पड़ते हो? अरे भैया, कम से कम इस लड़के के घर खबर तो करवा दो। अरे वो हम करवा लेंगे, लेकिन तुम जाकर अपना काम करो।
पता है डेंजर आदमी है, अभी बंदूक में 5 गोलियां बाकी हैं, समझ गए? मैं बहुत डरा डरा सा वहां से निकला। उसी शाम मैंने एक नजारा और देखा। दूर खेतों में कुछ जल रहा था। वो लोग अमृता की लाश जला रहे थे। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर। यानी कि हमें इस केस की सच्चाई 2 लोगों से मालूम हो सकती है, रामलाल और गब्बू। और पुलिस ने गब्बू और रामलाल को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि मंगल का कहना सही है। पुलिस ने अमृता के कत्ल के जुर्म में सुधीर और बृजमोहन को गिरफ्तार किया। अदालत ने ईश्वर को 6 महीनों की कड़ी सजा सुनाई। गब्बू और रामलाल को 4-4 साल की सजा हुई। बृजमोहन और सुधीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपील करने पर बृजमोहन की सजा घटाकर 4 साल कर दी गई, पर सुधीर को उम्र कैद की ही सजा मिली। बाबा मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं उस घर में महफूज नहीं हूँ। इस बार तो उनकी माँ ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं गहने लेकर नहीं आई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमृता का परिवार आज भी इस दुख से पूरी तरह उभर नहीं पाया है। हर साल 5,500 से ज्यादा महिलाओं का खून डाउरी के लिए होता है।